ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आप यह जो नज़ारा देख रहे हैं यह कोई आम लौकी नहीं बल्कि ऑर्गेनिक लौकी है। ऑर्गेनिक होने के कारण इस लौकी की भारी मांग भी है। ये किसान भाई इस फसल से आज खूब उपज ले रहे हैं और उतना ही मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये झारखंड के युवा किसान ब्रजेश्वर महतो हैं। ये नई तकनीकों को अपनाकर आज सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे। कद्दू का खेती लगाया हूँ मैं, अभी ऑर्गेनिक तौर पे लगाया हूँ। मैं 27 एकड़ में खेती करता हूँ, लेकिन मैं अभी 4 एकड़ में कद्दू का खेती लगाया हूँ। और कद्दू हम जो लगाए थे 13 अगस्त को लगाए हैं और ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से लगाए हैं। जैविक खेती को आज काफी महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि जैविक खेती से हमें कई लाभ हो रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का सुधार, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद और प्रदूषण पर नियंत्रण। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इन किसान भाइयों ने जैविक खेती के लिए कुछ खास अलग नहीं किया है, बल्कि कम खर्चे में ही भरपूर उपज ले रहे हैं। प्रति एकड़ हमको अभी मिला है 25 टन के हिसाब से मिला है। अभी तक हम 70 टन बेच चुके हैं और हम अभी 20 टन अभी बेचेंगे। 1 एकड़ से 25 टन यानी कि लगभग 250 कुंतल उपज ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उपज है। 4 एकड़ एरिया से अभी तक 700 कुंतल तक उपज ले चुके हैं और अनुमान है कि अभी 200 कुंतल से भी अधिक उपज मिल सकती है। और मेरा तो माल जो बिकता है, बाजार जाते ही मेरा माल लूट हो जाता है और कुछ व्यापारी जो होते हैं मेरा प्लॉट पे ही आ जाते हैं। रेट उस सबको अगर लग जाता है कि सही मूल्य पर अगर मिल रहा है तो सब डायरेक्ट आ जाते हैं मेरे पास। और इस खेती को हम ऑर्गेनिक तौर पे लगाए हैं। इसमें ना ज़्यादा कोई रासायनिक खाद डाले हैं और ना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं। और बाज़ार में जैसे रेट की बात रहा तो रेट हमको कभी 10 रुपये भी, कभी 12, कभी 20 रुपये, कभी 16 रुपये, कभी 8 रुपये। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम औसत मूल्य अगर रखते हैं तो मेरा 10 रुपये के आधार से अगर चलते हैं तो अभी 70 टन अगर हम बेच चुके हैं तो हम 7 लाख रुपया का बेच दिए हैं। और 20 टन जो हम अभी रखे हैं अभी कि और निकलेगा, तो उसमें और मेरा अगर हो जाए तो 2 लाख रुपया और आ जाएगा, तो 9 लाख रुपया का हम उत्पादन कर लेंगे। खर्च अगर काटे तो 9 लाख में अगर खर्च काट देते हैं तो अगर हम 3 लाख रुपया अगर खर्च काट देते हैं तो 6 लाख रुपया मेरा शुद्ध रूप से मूलधन मेरा बच जाएगा। ये आमदनी 4 एकड़ एरिया की है, जो कि 5 माह में होती है और इतनी अच्छी कमाई जैविक तरीके से खेती के कारण हो रही है। जैविक उत्पादों की आज भारी मांग है। इस खेती में ना तो अधिक देखरेख की जरूरत है और न ही अधिक खर्चा ही आता है। मतलब रोपाई के समय केचुआ खाद डाले थे, गोबर भी काफ़ी डाले थे। 8 से 10 ट्रैक्टर हम गोबर डाले हैं प्रति एकड़, और इसमें और कोई ऐसा रासायनिक खाद नहीं डाले हैं। और बीज जो है मेरा ये है भिनार का हरुना, ये बहुत बढ़िया है। पौधे से पौधे का दूरी है मेरा 6 फीट और बेड से बेड की दूरी है 4 फीट। हम समय समय पर इसका नियंत्रण रखते हैं और घास फूस जो होता है उसको सही से समय निकाल देते हैं लेबर से। और कद्दू को जो हम लगाए हैं इसमें हम खूटा डाले हैं, स्टेकिंग किए हैं, जो जीआई तार आता है उसको लेकर। अगर ये नहीं करते तो अगर ज़मीन पे अगर बिखरा हुआ अगर रहेगा तो उसमें ख़राब होने का बहुत चांसेस है। इसलिए हम लोग स्टेकिंग करके ही खेती करते हैं और उसमें टेढ़ा उढ़ा नहीं होने का शिकायत होता है। इसीलिए हम लोग स्टेकिंग करके इस लतर को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इससे बढ़िया फायदा होता है। फसलों का उत्पादन अधिक तभी होता है जब सभी जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए। इस फसल के लिए स्टेकिंग सबसे जरूरी कार्य है। इससे लौकी या अन्य किसी भी कद्दू वर्ग की फसल की उपज काफी बढ़ जाती है।
अपने से दवा बनाए थे डीकम्पोजर। 15-15 दिन के अंतराल में डालते हैं डीकम्पोजर। कोई पौधा अगर बीमारी से अगर 1 से 2 होने लगता है तो उसको हम कबाड़ के उसको एक से दूसरी जगह उसको हटा देते हैं ताकि कि दूसरा में रोग ना लगे। और नीम का पत्ता ये सब वगैरह वगैरह मिला के अपने से बनाए हैं। और बीच बीच में रोग वोग लगता है तो उसके लिए हम ये नीम ऑयल का जो तेल होता है उसको डाले हैं। खड़ी फसल के सही विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए डीकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। कीटों के लिए नीम से तैयार कीटनाशक प्रयोग करते हैं। वहीं रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए डीकम्पोजर के अलावा बाजार में उपलब्ध जैविक दवाओं का छिड़काव करते हैं। और लेबर जो है हम लोग महिलाएं हैं उस सबको भी हम रोजगार दिए हैं। हमारे हमसे बहुत आश्रित भी हैं और हम भी उन सब से आश्रित हैं। बहुत के लोग का घर का रोजी रोजगार चला रहे हैं। समय समय पर पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं ड्रिप के माध्यम से। और किसान भाइयों को भी कहेंगे कि आप लोग भी ऑर्गेनिक को कीजिए खेती और खुद भी खाते हैं और खिलाते भी हैं तो क्यों हम अपने धरती माता को भी दूषित करें। उसको भी बचा के रखना है और अपने भी बचना है। पहले जो हम लोग करते थे बहुत ज़्यादा खर्च होता था रासायनिक में, अब वो उतना खर्च भी नहीं होता है, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। तो इस ऑर्गेनिक खेती करके बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 14 से 18% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 7 से 9% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की क्रांतिक वृद्धि अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें। साथ ही साथ नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा भी सिंचाई के साथ प्रयोग करें। सरसों में तीसरी सिंचाई फली बनते समय बुआई के 75 दिन बाद करें। चना की फसल में दूसरी सिंचाई फली बनते समय करें। अगर अंगमारी रोग का लक्षण दिखाई पड़े तो अविलंब फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों ने सब्जी मटर की फसल लगाई है उसमें चूड़िल आसिता या पाउडरी मिल्ड्यू रोग के आक्रमण की संभावना रहती है। इस रोग में पत्तियों, फलों एवं
तने पर सफेद चूर्ण दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर किसान भाई केराथिन दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अनार के बागानों में फल पकाव की ओर अग्रसर है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फलों को फटने से बचाने के लिए उपयुक्त नमी बनाए रखें और भारी सिंचाई न करें। बेर के बागानों में अभी फल पकाव की ओर अग्रसर है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 25 से 30 दिन के अंतराल पर नवंबर से जनवरी माह के दौरान हल्की सिंचाई देते रहें। आम के बागानों में पेड़ पर मिलीबग कीट को चढ़ने से रोकने के लिए अभी से तने पर प्लास्टिक की सीट लगाएं और गुड़ाई करके मिट्टी में किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% और मेडसल्फ्यूरान मिथाइल 20% का मिश्रण 55 से 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न हो। समय से बोई गई गेहूं की फसल में बुआई के बाद क्रमशः 40 और 60 दिन बाद दूसरी एवं तीसरी सिंचाई देवें और जौ की फसल में बुआई के 65 से 70 दिन बाद दूसरी सिंचाई देवें। चने की फसल में इस समय रूट रॉट रोग लगने की संभावना है। इस रोग को पहचानने के लिए पौधे को जड़ सहित उखाड़ने पर जड़ में सफेद फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है, पौधा मुरझाकर सूख जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों में उर्वरकी खरपतवार को बीज बनने से पहले ही हाथों से उखाड़कर नष्ट कर देवें। किन्नों के बागों में अच्छे फलोत्पादन के लिए लगातार सिंचाई करें। बागवानी के लिए नए लगाए गए पौधों को शीतलहर व पाले से बचाएं। लो टनल में सब्जी उत्पादन के लिए तैयारियां करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए रात और सुबह के समय शेड के नीचे रखें और उनके खाने में बांट की मात्रा बढ़ाएं।